दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में विश्व के भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। सबसे पहले हम ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाड नाक या अपर्दनात्मक जलप्रपात। तो सही उत्तर ज्वालामुखी शंकु मूल स्थल रूप है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ज्वालामुखी शंकु जो है यानी वोल्केनिक कोन एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास शंक्वाकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपर्दनात्मक जलप्रपात भी अपर्दन की देन है। मोनाड नाक चट्टानों के अपर्दित भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है आपके देखिए जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर जलवाष्प हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? आपको बताना है। ऑप्शन है माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या फिर माउंट कोटोपैक्सी। तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, माउंट कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई 1486 मीटर, माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई लगभग 5895 मीटर, माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5911 मीटर है, जबकि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है और इसकी ऊंचाई लगभग 311 मीटर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो आप जानते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, वहाँ पे स्थित हैं और दुनिया में सबसे अधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का अलूशियन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी, जापान का माउंट फ्यूजी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है और जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है प्लूटोनिक चट्टानें। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लगता है, जिसके इसके रवे जो हैं बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं कहाँ पर? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरोबियन सागर में या फिर कैस्पियन सागर में। तो सही उत्तर है बाल्टिक सागर में दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्रों में प्लेट के किनारों से होता है। बाल्टिक सागर को छोड़कर काला सागर, कैरोबियन सागर और कैस्पियन सागर ये प्लेटों के किनारों से संबंधित हैं, इसलिए बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है क्या? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है और ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो आप जान लीजिए, सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी वाशिंगटन में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का? तो मौना लोआ दोस्तों आप जान लीजिए हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। हवाई द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में आता है और इसके हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग के क्षेत्र पर मौना लोआ ज्वालामुखी विस्तृत है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कि हवाई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं आपको बताना है? एकांकांगुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। तो इसमें आप जान लीजिए कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा यानी 2, 3, 4 ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। दोस्तों आप जान लीजिए माउंट कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में स्थित है। एकांकांगुआ ज्वालामुखी जो है ये स्वयं सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। एकांकांगुआ अर्जेंटीना चिली की सीमा के पास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं आपको बताने हैं? एकांकांगुआ, एटना, किलिमंजारो और विसुवियस। तो सही उत्तर एटना और विसुवियस। 2 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एकांकांगुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना जो कि सिसिली द्वीप के पास और विसुवियस नेपल्स दोनों ही इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर है तंजानिया में। अगला है, किलिमंजारो है एक क्या? आग्नेयगिरी, द्वीप, श्रृंग या नदी? तो किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है आपको बताना है? तो सही उत्तर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने और इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्राम्बोली क्या है? तो ये एक जो है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपको बताना है? ऑप्शन है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विसुवियस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए किलायू। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए एटना, तो एटना ये सिसिली द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है। विसुवियस, तो याद रखिएगा माउंट विसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। और एरिबस ज्वालामुखी ये कहाँ पर है आपको बताना है? तो ये रास द्वीप पर है और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सही मिलान आपका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो विकल्प देखते हैं 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है और कोटोपैक्सी इक्वेडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। माउंट रैनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एटना इटली में है। पैरीकुटिन, देखिए पैरीकुटिन मैक्सिको में और ताल जो है ये फिलीपींस में है। तो सही मिलान हो जाएगा 4, 1, 2, 3। विकल्प देखते हैं दोस्तों 4, 1, 2, 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। माउंट कीनाबालू, माउंट कीनाबालू मलेशिया में है। अलबुर्ज तो ये ईरान में है। एकांकांगुआ तो आप जानते हैं एकांकांगुआ अर्जेंटीना में है और किलिमंजारो तंजानिया में है। तो सही मिलान हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। विकल्प देखते हैं 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों कि माउंट कीनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में, एकांकांगुआ अर्जेंटीना में और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न ज्वालामुखी और उनके देशों का मिलान करना है। तो सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। माउंट एटना आप जानते हैं इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। तो 2, 1, 4, 3 विकल्प यहाँ पर 2, 1, 4, 3 आप देख सकते हैं आपके सामने है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर और सही मिलान हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए आरओ परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं तो बिल्कुल सही है। 150 से अधिक ज्वालामुखी हैं तो गलत है। केवल और केवल एक आपका सही होगा इंडोनेशिया के संदर्भ में। दोस्तों आप जान लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर में स्थित है और यहाँ काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 है, लेकिन 2012 के आकलन के अनुसार 127 ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया में, न कि 150। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा काराकाटोआ इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए 1883 में क्राकाटाओ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोट में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर ज्वालामुखी और उनके देशों का मिलान करना है। माउंट रेनर या माउंट रेनियर तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट पेरिकुटन ये मैक्सिको में है और माउंट एपो फिलीपींस में है। तो सही उत्तर 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी के बाद आइए दोस्तों भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। भूकंप से भी संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। भूकंप की घटना प्राय धरातल के नीचे होती है, लेकिन प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। और आप जान लीजिए जिस स्थान पर भूकंप की घटना आरंभ होती है उसे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या सिस्मिक फोकस कहते हैं या भूकंप मूल, और इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहलाता है। और आप जान लीजिए कि अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। 2 कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। देखिए कथन 1 है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में H हेस ने दिया था। तो आप देखिए ये गलत हो जाएगा। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। कैसे कैसे तो आप जान लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के विकास में विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, हेनरी हेस आदि विद्वानों ने योगदान दिया। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? BSL, ABL, RSL या PSL? तो सही उत्तर PSL। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। P यानी प्राइमरी, S यानी सेकेंडरी और धरातली यानी सरफेस वेव्स। और धरातली तरंगों के 2 रूप होते हैं, L तरंग और रेलिंग तरंग। अगला प्रश्न है भूकंपी छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए।
देखिए, कथन एक है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, तो बिल्कुल सही है। और भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, गलत है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ, ये यहाँ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपी घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री यानी 103 से 105 और 140 डिग्री के बीच का क्षेत्र पी और एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। एस तरंगें 103 डिग्री के बाद नहीं प्रकट होती हैं। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे? भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर और जंगल की आग से। तो सही उत्तर रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है और यहाँ भूकंप के लिए 4 दशाएं सुलभ हैं: सागर और स्थल भागों का मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र और विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय मापक्रम है और इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है, तो ये गलत है। केवल और केवल कथन एक सही है। आप जान लीजिए, भूकंपी परिमाण का मापन रिक्टर स्केल और तीव्रता का संशोधित मार्केली स्केल पर किया जाता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था और रिक्टर मापन लघुगणकीय पैमाने पर है जिसका आधार 10 अंक होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम को प्रदर्शित करता है, न कि 100 गुना, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा लगभग 32 गुना यानी 31.6 गुना मुक्त होती है। एक अंक मापन की भूकंपी तरंग 6 औंस TNT ऊर्जा निर्मुक्त करती है। तो स्पष्ट है कि कथन एक सही है और कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं भूकंप के बारे में। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, बिल्कुल सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, बिल्कुल सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर आप देखिए, रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निरूपण करता है, तो ये गलत है। केवल 10 गुना का वृद्धि का निरूपण करता है हर पूर्णांक। तो 1, 2 और 3 सही हैं और कथन 4 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए क्या? तो उत्तर है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग होता है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प में तीव्रता के स्थान पर परिमाण होना चाहिए। भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर मापी जाती है जबकि भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर, निकटतम उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जबकि तीव्रता मापने के लिए मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तीव्रता और परिमाण 2 चीज़ें हैं। परिमाण, तो याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किस पर? तो सही उत्तर, भूकंप की तीव्रता नहीं बल्कि भूकंप का परिमाण जो है वो जो है रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो थोड़ा सा प्रश्नों में गड़बड़ी है। भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर जबकि भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ मापता है क्या? तो उत्तर है, सिस्मोग्राफ दोस्तों भूकंप का मापन करता है। सिस्मोग्राफ जो यंत्र है ये भूकंप मापन में प्रयुक्त होता है और यह सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है। सिस्मोमीटर हृदय गति को कार्डियोग्राम तथा पेड़ों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र केस्कोग्राफ होता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, सिस्मोग्राम नहीं, सिस्मोग्राफ। दोस्तों, सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने, उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग है, जो एक लोलक या पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राम सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है, इसलिए सिस्मोग्राफ आमतौर पर इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द आप जान लीजिए जापानी भाषा से संबंधित है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। TSU का अर्थ बंदरगाह और NAMI नामी का अर्थ तरंग होता है। तो सुनामी भूकंप ज्वालामुखी क्रिया और भ्रंशन के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं, जो ऊंची उठी लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचा सकती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए कि 2004 में हिंद महासागर भूकंप और उससे परिणामित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने से इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। सही है। और वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये सही नहीं है। और बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दी गई स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी पश्चिमी दिशा में थी। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर नहीं है। दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 परिणाम के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2,40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। और आप जान लीजिए कि इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा को 15 मीटर तक अधःक्षेपण हुआ। यह अधःक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ। हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों से इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक प्रभाव देखे गए थे। अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति और सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे और इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। और भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दी गई स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। इसलिए बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। अगला प्रश्न है, जापान के किस शहर में 2011 में विध्वंसकारी सुनामी आई थी? तो सही उत्तर है फुकुशिमा में। फुकुशिमा में 11 मार्च 2011 को भीषण भूकंप के फलस्वरूप विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर के गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी में वहां स्थित जो परमाणु विद्युत संयंत्र था वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो सही उत्तर प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है और ये क्षेत्र भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? तो उत्तर है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। दोस्तों, भूकंप का जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है और जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर अधिकेंद्र। दोस्तों, अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है,
कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है, आपको बताना है। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट, लाल सागर और फारस की खाड़ी, या फिर एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट। तो सही उत्तर मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विश्व के भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।